Hello, dear bankers. I Purva welcome you all to this EduTabs platform. JIIB May 2026 का अटेम्प्ट बहुत ही नज़दीक आ रहा है एंड आई होप आपकी एग्जाम प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। सो आपकी एग्जाम प्रिपरेशन में थोड़ा सा और कंट्रीब्यूट करने के लिए आज हम लोग AFM के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इस सेशन में हम लोग 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ऐसे टॉपिक्स है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, ऐसे क्वेश्चंस जो बार बार आपके एग्जामिनेशन अटेम्प्ट्स में रिपीट हो रहे हैं, राइट। तो आज हम फर्स्ट पार्ट इसका हमारा है जिसमें हम 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आज हम मॉड्यूल ए और मॉड्यूल ए एंड मॉड्यूल बी, इन दोनों मॉड्यूल से रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चंस हैं, लगभग 25 क्वेश्चंस हमने एनालाइज किए हैं और उन 25 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर के एंड में हम लोग कुछ टॉपिक्स को भी डिस्कस करेंगे जिन टॉपिक्स से रेपिटेटिव बेसिस पर क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी ऐसे टॉपिक्स जिन्हें आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, सो दैट आपका एग्जामिनेशन अटेम्प्ट बहुत अच्छे से क्वालिफाई हो जाए। बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक आई वुड लाइक टू टेल यू कि एडुटैप ने आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए कुछ कोर्सेज लॉन्च किए हैं। क्योंकि अब एग्जामिनेशन में टाइम बहुत कम बचा है, सेल्फ स्टडी का टाइम बहुत कम है, तो अब आपको एक अच्छे क्रैश कोर्स की ज़रूरत है जिसकी हेल्प से आपका सिलेबस जल्दी से जल्दी जो है वो कवर अप हो पाए। तो आपके पास एक बैंकर्स कैप्सूल कोर्स है अवेलेबल, जिस कोर्स की हेल्प से आपको आपके मॉड्यूल्स के रिकॉर्डेड वर्जन्स मिल जाएंगे। अपनी फ्लेक्सिबिलिटी कन्वीनियंस के हिसाब से आप इन रिकॉर्डेड वर्जन्स को वॉच कर सकते हैं। देन देर इज़ अ सुपर क्रैश कोर्स फॉर द स्टूडेंट्स हु वांट टू स्टडी लाइव। यहाँ 24 लाइव क्लासेस में आपके सिलेबस के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करवाया जा रहा है। दोनों ही कोर्स कंबाइंड लेवल पर भी और इंडिविजुअल सब्जेक्ट लेवल पर भी अवेलेबल हैं। दोनों ही कोर्सेज में आपको प्रैक्टिस के लिए चैप्टर वाइज और फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। अगर आपकी तैयारी हो चुकी है और आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जितने ज़्यादा एमसीक्यूज आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा, राइट। तो आप हमारी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर आपको हर सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज और फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। टेस्ट सीरीज की हेल्प से आपको क्या फ़ायदा होगा कि आप एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस को अच्छे से समझ पाएंगे, टाइम पे क्वेश्चंस को कवर अप कर पाएंगे, राइट। तो इन कोर्सेज को कैसे एनरोल करना है मैं इस लेक्चर के एंड में आपको बताऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम जर्नल एंट्री, यानी कि आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपके सिलेबस में से है वो क्या है, दैट इज रिलेटेड टू जर्नल एंट्रीज। ठीक है ना, आपको अपनी जर्नल एंट्रीज बहुत अच्छे से करनी है। जो हमने ट्रेडिशनल अप्रोच पढ़ी थी, या फिर आप कह सकते हो कि जो गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग है वो आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए। 3 ही गोल्डन रूल्स हैं, है ना। तो ये गोल्डन रूल्स आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए ताकि आपकी जर्नल एंट्री वाले क्वेश्चन में गलती ना हो। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अ बिजनेस रिसीव्स अ चेक ऑफ 50,000 फ्रॉम मिस्टर अर्जुन टुवर्ड सेटलमेंट ऑफ हिज ड्यूज एंड इमीडिएटली डिपॉजिट्स इट इनटू द बैंक। चेक रिसीव हुआ है, चेक को बैंक में डिपॉजिट करा दिया। दो अकाउंट्स कौन से इन्वॉल्व हैं, जर्नल एंट्री बताओ अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। तो देखिए, अगर चेक से पेमेंट आई है, यानी कि एक तो आपका बैंक अकाउंट इन्वॉल्व है, और जिसने पेमेंट की है अर्जुन, सेकंड अकाउंट उस अर्जुन जो पर्सन है उनका इन्वॉल्व है। अर्जुन पर्सनल अकाउंट है, बैंक आपका रियल अकाउंट की कैटेगरी में आता है, और बैंक आपका पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में भी आता है, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन की तरह एग्जिस्ट करता है। तो अगर बैंक आपका रियल अकाउंट में आता है, रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर, है ना। सॉरी, रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन। दोनों में से कोई भी रूल लगाओगे सेम ही लगेगा। अगर आप डेबिट व्हाट कम्स इन के हिसाब से एंट्री देखते हो तो आपका बैंक अकाउंट क्या कर दिया जाना चाहिए, आपका बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया जाना चाहिए। अर्जुन आपका पर्सनल अकाउंट है, रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। क्योंकि अर्जुन यहाँ पर पैसे दे रहा है हमारे को, तो अर्जुन क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो देख लो कौन सी एंट्री आपकी मैच कर रही है इसके साथ। आपका जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल इसके साथ मैच कर रहा है कि बैंक अकाउंट रियल है उसे डेबिट कर दो, और अर्जुन अकाउंट पर्सनल है उसे क्रेडिट कर दो। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको जर्नल एंट्रीज अपने एग्जामिनेशन के लिए अच्छे से क्लियर कर जानी है। आपके गोल्डन रूल्स आपको कंप्लीटली क्लियर होने चाहिए, राइट। फिर एक और क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आया हुआ है। आपको किसी भी अकाउंट का रूल अगर एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है तो आपको तीनों ही अकाउंट्स के रूल्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। ठीक है, हमारे पास अकाउंट्स कौन से हैं, हमारे पास अकाउंट्स हैं पर्सनल अकाउंट, देन हमारे पास एक अकाउंट है रियल अकाउंट, और एक हमारे पास है नॉमिनल अकाउंट। यही क्लासिफिकेशन की गई है ट्रेडिशनल अप्रोच के अंडर, है ना। पर्सनल अकाउंट किसी पर्सन से रिलेटेड अकाउंट होंगे, नेचुरल पर्सन हो सकते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन हो सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव यानी ग्रुप ऑफ पर्सन हो सकते हैं। रियल अकाउंट्स मतलब सारी एसेट्स अकाउंट आपकी रियल अकाउंट्स का पार्ट होंगे, चाहे एसेट टेंजिबल हो चाहे एसेट आपकी इनटेंजिबल हो।
एंड देन नॉमिनल अकाउंट सारे एक्सपेंसेस, इनकम्स, रेवेन्यूज और जो आपके पास गेन्स हैं उनसे रिलेटेड जो आपके अकाउंट्स होंगे, लॉसेस से रिलेटेड जो अकाउंट्स होंगे, वो आपके सभी के सभी नॉमिनल में इंक्लूड है। ठीक है ना, यहाँ पर एसेट्स आ जाएंगी और ये आपके किसी ना किसी पर्सन से रिलेटेड रहेंगे। क्लियर हो गए आपको ये तीनों अकाउंट्स। अब तीनों अकाउंट्स के रूल क्या है? पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, यानी ये वाला जो रूल है ये आपका कौन से अकाउंट्स का रूल है? ये आपका पर्सनल अकाउंट का रूल है। देन डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। इनकम गेन्स लॉसेस एक्सपेंसेस किस में आते हैं? ये आते हैं नॉमिनल में, यानी ये किसका रूल है? ये आपका नॉमिनल अकाउंट्स का रूल है। डेबिट डिक्रीज, क्रेडिट इंक्रीज, ऐसा सिंपल सा कोई रूल नहीं है। मॉडर्न अप्रोच में इंक्रीज डिक्रीज को देखा जाता है, लेकिन इस तरीके से आपको कोई भी इंटरप्रिटेशन इसकी नहीं निकल पा रही। रियल अकाउंट्स यानी एसेट अकाउंट का रूल क्या होता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, अगर कोई एसेट बिजनेस में आ रही है तो उसे डेबिट कर दो, और अगर कोई एसेट बिजनेस से बाहर जा रही है तो उसे क्रेडिट कर दो। यानी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपके लिए? ऑप्शन ए होगा। प्रीवियस क्वेश्चन में हमारे पास पैसा आ रहा था तो बैंक में पैसा आ रहा था, इसलिए रियल अकाउंट का रूल लगाकर डेबिट व्हाट कम्स इन कर दिया तो पैसा डेबिट कर दिया, बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया। राइट, आपको समझ में आया कि क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 किस तरीके से सॉल्व होगा। आगे बढ़ते हैं एक और टाइप की तरफ। एक और टाइप के क्वेश्चंस जो रेपिटेटिव बेसिस पर एग्जामिनेशन में देखे जा रहे हैं वो हैं डेप्रिसिएशन के क्वेश्चंस। डेप्रिसिएशन से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, जैसे कि फैक्टर्स रिलेटेड टू डेप्रिसिएशन, जो फैक्टर्स आपके डेप्रिसिएशन की वैल्यू को अफेक्ट करते हैं, है ना, जिसमें कॉस्ट प्राइस ऑफ एसेट, यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट, स्क्रैप वैल्यू आपकी इंक्लूड की जाती है। डेप्रिसिएशन क्यों चार्ज करना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं डेप्रिसिएशन से आपको कुछ थ्योरेटिकल टॉपिक्स पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जिसमें आपको क्वेश्चन का फॉर्मूला भी पूछ सकते हैं किसी मेथड का। फिर डेप्रिसिएशन से रिलेटेड एएस आपको पूछ सकते हैं, कौन सा एएस आपका डेप्रिसिएशन के ऊपर लगता है, तो वो भी आपको क्लियर होना चाहिए। देन आपके पास डेप्रिसिएशन से न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं। न्यूमेरिकल्स में तीनों ही मेथड जो हैं डेप्रिसिएशन के वो पूछे जा रहे हैं, कभी कोई, यानी बारी बारी से तीनों ही मेथड से क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, डेप्रिसिएशन से रिलेटेड कौन सा एएस है, ठीक है ना, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे दैट विच एएस एंड इंड एएस दोनों का नंबर आप बताएंगे इज रिलेटेड टू डेप्रिसिएशन। ठीक है ना, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, होमवर्क क्वेश्चन 1 हो गया आपका। ठीक है, तो अब हम इसको देख लेते हैं। जो यहाँ पर हमारे को क्वेश्चन गिवन है, स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन है कि एक मशीन, अ मशीन कॉस्ट 5 लाख रुपीज, इट्स यूजफुल लाइफ इज 5 years एंड द स्क्रैप वैल्यू इज 50,000। आपको स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से डेप्रिसिएशन निकालना है। स्ट्रेट लाइन मेथड कौन सा मेथड है जहां पर आपकी डेप्रिसिएशन की वैल्यू बराबर रहती है, कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज किया जाता है। फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू divided by number of years of useful life। ठीक है ना, तो कॉस्ट ऑफ एसेट कितनी है? कॉस्ट ऑफ एसेट तो 5 लाख रुपीज है, स्क्रैप वैल्यू 50,000 है, नंबर्स ऑफ ईयर्स ऑफ यूजफुल लाइफ 5 है। यानी कि मेरे पास क्या हो गया? मेरे पास हो गया यहाँ पर 4,50,000 डिवाइडेड बाय 5, यानी कि मेरा यहाँ पर आंसर आ जाएगा 90,000 पर ईयर डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज किया जाएगा, यानी ऑप्शन ए जो है वो मेरा राइट आंसर रहेगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी डेप्रिसिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब दूसरा मेथड आपको यहाँ पूछा हुआ है, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। रिटन डाउन वैल्यू मेथड एक ऐसा मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन है जहां पर आपका रेट तो फिक्स्ड है लेकिन अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन डिक्रीज करता रहता है। क्यों? क्योंकि आप डेप्रिसिएशन बुक वैल्यू ऑफ एसेट के ऊपर कैलकुलेट करते हो। आइए समझते हैं कैसे। यहाँ पर इन्होंने वैल्यू ऑफ एसेट पूछी है एट द एंड ऑफ ईयर 2 कितने की एसेट बचेगी, है ना। तो हम क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेते हैं और साथ ही साथ पैरेलली हम बुक वैल्यूज कैलकुलेट करते रहेंगे ईयर एंड पे जो भी हमारी बुक वैल्यूज बनेगी। ठीक है ना। तो फर्स्ट ईयर में, अगर मैं फर्स्ट ईयर की बात करूं, फर्स्ट ईयर में मेरे पास बुक वैल्यू 4 लाख है, 4 लाख के ऊपर 20% डेप्रिसिएशन लगेगा, यानी मेरा डेप्रिसिएशन हो जाएगा यहाँ 80,000।
80,000 डेप्रिसिएशन आया तो मेरी बुक वैल्यू हो गई 3,20,000। कैसे निकली 3,20,000? 4 लाख में से 80,000 को माइनस कर दिया। क्लियर हो गया जी। फिर सेकेंड ईयर में देखते हैं, सेकेंड ईयर में डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज किया जाएगा? 3,20,000 ये वाली जो बुक वैल्यू है इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, क्योंकि ईयर 2 की स्टार्टिंग में मेरे जो एसेट है, मेरी जो मशीन है, उसकी बुक वैल्यू कितनी है? 320। 320 के ऊपर 20,000 कैलकुलेट किया तो ये आ गया 64,000। अब मैंने क्या करना है? अब मैंने 320 में से 64,000 को माइनस कर देना है, तो मेरे पास बुक वैल्यू आ जाएगी एट द एंड ऑफ ईयर 2 विच वुड बी 2,56,000, यानी कि यहाँ पर भी मेरा आंसर जो है वो ऑप्शन ए रहेगा। क्लियर हो गई? अगले साल जब डेप्रिसिएशन लगेगा तो डेप्रिसिएशन इस 2,56,000 की वैल्यू पर लगेगा। क्लियर है आपको? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू डेप्रिसिएशन, जो कि आपका यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन पे क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर फॉर्मूला की बात कर लेते हैं। डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा? डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला है एक्चुअल प्रोडक्शन। जिस साल का आपको डेप्रिसिएशन निकालना है, ये प्रोडक्शन के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगेगा। जिस साल का आपको डेप्रिसिएशन निकालना है वो साल की कितनी प्रोडक्शन थी, डिवाइड बाय एस्टिमेटेड जो आपकी कैपेसिटी है, यहाँ पे ऐसे कह सकते हो एस्टिमेटेड प्रोडक्शन। ठीक है, जितनी आप एस्टिमेटेड प्रोडक्शन आपकी कैपेसिटी है, and this will be multiplied by depreciable value of asset। अब depreciable value of asset क्या होती है? depreciable value of asset का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस में से रेजिडुअल वैल्यू को माइनस कर दो। कॉस्ट प्राइस कितना है? 12 लाख है। रेजिडुअल वैल्यू 2 लाख है, उससे माइनस कर दो, यानी कि डेप्रिसिएबल वैल्यू ऑफ एसेट कितनी आ गई? 10 लाख आ गई। अब एक्चुअल प्रोडक्शन मेरी इस साल कितनी है? 18,000 है। टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी क्वेश्चन में गिवन है 1 लाख है। डेप्रिसिएबल वैल्यू ऑफ एसेट मेरे पास 10 लाख है, यानी सॉल्व करके मेरा इस ईयर का डेप्रिसिएशन जो क्वेश्चन में पूछा गया है 18,000 वाली प्रोडक्शन वाले ईयर का डेप्रिसिएशन यानी ईयर 4 का डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा? 1,80,000, यानी कि ऑप्शन डी मेरा करेक्ट आंसर होगा। सो आर यू एबल टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से तीनों मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन आपके कैलकुलेट किए जाएंगे और कौन से क्वेश्चंस वी कैन एक्सपेक्ट? तीनों मेथड आप अच्छे से करेंगे, थ्योरेटिकल को भी कवर अप करेंगे, एएस नंबर्स डेप्रिसिएशन से रिलेटेड याद रखेंगे। ठीक है, और आपके एएस कौन से डेप्रिसिएशन मेथड को अलाउ करते हैं, कौन से डेप्रिसिएशन मेथड को अलाउ नहीं करते, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए, राइट? तो हमारा जो एएस है वो इन्हीं तीनों मेथड को, एसएलएम, WDV एंड यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड को ही अलाउ करता है। ठीक है ना? जबकि एक और मेथड है हमारे पास, सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड। जब हमने कंसेप्ट्स को कवर किया था, हमने वहां पर सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड को भी कवर अप किया था, लेकिन उसको एएस, उस मेथड को एएस अप्रूव नहीं करता है। ठीक है ना? तो आपके तीनों मेथड जो हैं दीज आर अप्रूव्ड बाय द एएस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए, एनालिसिस में ये देखा गया कि जो अकाउंटिंग कंसेप्ट्स हैं, यानी जो आपका चैप्टर नंबर 2 है मॉड्यूल ए का, वहां से भी बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जामिनेशन में। कभी किसी कंसेप्ट से, कभी किसी कंसेप्ट से, किसी किसी क्वेश्चन में दो दो तीन तीन कंसेप्ट भी पूछे गए हैं। तो यानी कि आपको अलग अलग अकाउंटिंग कंसेप्ट जो हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं उनसे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आ रहे हैं। जैसे यहाँ पर कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस से रिलेटेड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया कि इनमें से कौन सा कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस के हिसाब से नहीं चलेगा। ठीक है, कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस क्या कहती है? दैट ऑल एंटिसिपेटेड लॉसेस शुड बी प्रोवाइडेड। ठीक है ना? शुड बी प्रोवाइडेड का मतलब क्या है? इनके लिए आप पहले से प्रोविजन बनाकर चलो। ठीक है ना? कि अगर आपके पास कोई भी ऐसे लॉसेस हैं जो आपको फ्यूचर में लग रहा है कि कोई लॉसेस होने वाले हैं, आपको उस चीज का पहले से पता चल चुका है, तो आप क्या करेंगे? आप उन लॉसेस के लिए पहले से ही प्रोविजन बनाकर चलेंगे, सेफ प्ले करेंगे। पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ भी हम इसे बोलते हैं, कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट भी हम इसे बोलते हैं। लेकिन अगर आपको कोई फ्यूचर में गेन होने वाला है, वो तभी रिकॉग्नाइज किया जाएगा जब वो गेन आपको एक्चुअल में हो जाएगा। एंटिसिपेटेड गेन्स को आपको इग्नोर करना है। ठीक है ना? तो
इनमें से कौन सा इस कन्वेंशन के हिसाब से ऑप्शन नहीं गिवन है? ऑप्शन नंबर 1 क्या है? रेवेन्यूज एंड गेन्स आर रिकॉग्नाइज्ड ओनली व्हेन रियलाइज्ड, बिल्कुल ठीक बात है। एसेट्स एंड रेवेन्यूज आर नोटेड एट देयर लोएस्ट पॉसिबल वैल्यूज। Liabilities and expenses should be recognized as soon as they are reasonably certain to occur. बिल्कुल, अगर उनके लिए पेमेंट नहीं हुई है लेकिन अगर उनके अकरेंस के चांसेस हो रहे हैं तो उन लाइबिलिटीज उन एक्सपेंसेस को आप तभी रिकॉग्नाइज कर दोगे, उनके लिए प्रोविजन बना दोगे, प्रोविजन फॉर लाइबिलिटीज आप बनाकर चलोगे। तो एसेट और रेवेन्यूज को लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू पर रिकॉर्ड करना है, ऐसा कहीं पर भी कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस में नहीं लिखा, यानी आपका ऑप्शन बी यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। क्लियर है आपको? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 यानी एक नए कंसेप्ट की हम लोग बात कर रहे हैं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स जो आपका टॉपिक है। इससे भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस रेपिटेटिव बेसिस पर आ रहे हैं। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स क्या है? जहां पर आपको आपने जो गलती कर दी अकाउंट्स बनाते हुए उनको आप करेक्ट कर सकते हो यूजिंग द सस्पेंस अकाउंट। तो सस्पेंस अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन, जर्नल एंट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको यहाँ देखने को मिलेंगे और यहाँ पर आपको टाइप्स ऑफ एरर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी अवेलेबल होंगे, ठीक है ना। तो आपको ये टॉपिक्स को कवर अप कर चलना है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स को बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस क्लियरली रिप्रेजेंट एन एरर ऑफ प्रिंसिपल rather than a clerical or a posting mistake? इनमें से कौन सा एरर ऑफ प्रिंसिपल है? एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब है आपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है उसमें उसकी एप्लीकेशन में कोई मिस्टेक की है। अ क्रेडिट परचेज ऑफ 12,000 फ्रॉम मेसर्स स्टार ट्रेडर्स टू इज रॉन्गली पोस्टेड टू मेसर्स सन ट्रेडर। तो ये आपका ना क्लेरिकल एरर है ना। इसको हम क्या कहते हैं? इसे हम एरर ऑफ कमीशन बोलते हैं। जहाँ पर आपने रॉन्ग अमाउंट लिखा है, रॉन्ग अकाउंट में लिखा है, वो सब आपके क्या है? एरर ऑफ कमीशन होते हैं। देन कैश रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर इज करेक्टली एंटर्ड इन द कैश बुक बट पोस्टेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द कस्टमर्स अकाउंट इंस्टेड ऑफ क्रेडिट साइड। तो ये भी क्या है? ये भी आपका एरर ऑफ कमीशन है। आपने गलत साइड लिख दिया, डेबिट को क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट को डेबिट कर दिया, ऐसा कुछ। थर्ड है, एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन ओवरहॉलिंग अ मशीन टू इंक्रीज इट्स यूजफुल लाइफ इज रॉन्गली डेबिटेड टू रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस अकाउंट इंस्टेड ऑफ एडिंग इट टू मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट में ऐड करने की जगह आपने उसको गलती से रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस अकाउंट में डेबिट कर दिया है। ये आपका क्या है? एरर ऑफ प्रिंसिपल है, जहां पर आप कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंसेस की डिस्टिंक्शन ठीक से नहीं कर पाए, है ना। तो डिस्टिंक्शन अगर आप ठीक से नहीं कर पाए तो वो क्या होगा? वो आपके लिए एरर ऑफ प्रिंसिपल होगा। सेल्स इनवॉइस को आपने गलत अमाउंट से लिख दिया, ये भी आपका एरर ऑफ कमीशन है, क्लरिकल एरर है। यानी आपका ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, एरर ऑफ कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, जहां पर क्लरिकल एरर्स ही बताने हैं आपको। अगर आपने ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं? ऑप्शन है ट्रीटिंग द परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर एज अ रूटीन एक्सपेंस thereby violating the capital revenue distinction। तो ये कौन सा एरर है? दिस इज योर एरर ऑफ प्रिंसिपल। Recording the credit side of 15,000 to Mr. Arjun correctly in the sales book but posting the amount to the account of Mr. Arvind in the ledger। लेजर में आपने मिस्टर अरविंद के अकाउंट में लिख दिया, लिखना था मिस्टर अर्जुन के अकाउंट में। तो आपकी जो ये वाली ट्रांजेक्शन है, दिस इज ऑल्सो एन एरर, दिस इज एरर ऑफ कमीशन। आपने कंप्लीटली किसी ट्रांजेक्शन को ओमिट कर दिया है तो ये तो एरर ऑफ ओमिशन ही हो जाएगा। और आपने परचेज ऑफ एसेट को गलती से, रॉ मटेरियल को परचेज करना था, आपने उसको परचेज ऑफ एसेट में कर दिया है, ये भी आपका एरर ऑफ प्रिंसिपल है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी होगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। एक नया कंसेप्ट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बहुत क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज के। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में एक्चुअल में आपके पास क्वेश्चंस जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं जर्नल एंट्री बेस्ड। फिर आपके पास ड्यू डेट कैलकुलेशन के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है ना। ड्यू डेट कैलकुलेशन के क्वेश्चंस आ रहे हैं। उसके बाद आपके पास बिल्स ऑफ एक्सचेंज से क्वेश्चंस जो आ रहे हैं, दोज क्वेश्चंस आर फ्रॉम टर्म्स जो आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज में पढ़ी थी,
ठीक है ना, टर्म्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, एंडोर्समेंट, रिबेट, इन सब से रिलेटेड बहुत सारी जो टर्म्स हैं उनसे भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ रहे हैं, ठीक है ना। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज टॉपिक भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 23 नवंबर 2024 को आपने एक बिल ड्रॉ किया था 2 मंथ्स के लिए, ड्यू डेट निकालनी। अगर कोई बिल 23 नवंबर 2024 को ड्रॉ किया गया है फॉर 2 मंथ्स, यानी कि इसकी जो ड्यू डेट है वो नवंबर के बाद 2 मंथ्स होंगे, तो जनवरी हो जाएगी और 2025 हो जाएगी, 23 जनवरी हो जाएगी। फिर इसमें हम 3 डेज ग्रेस के ऐड करेंगे, तो 3 डेज ग्रेस के ऐड करने के बाद ये बनता है 26 जनवरी पर 26 जनवरी तो मेरे लिए क्या है, दिस इज अ पब्लिक हॉलीडे, है ना, दिस इज अ पब्लिक हॉलीडे। तो आपकी जो ड्यू डेट है वो प्रीवियस वर्किंग डे यानी 25 जनवरी 2025 को बनेगी। आपका ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। डायरेक्ट पेमेंट बाय द बैंक ऑफर्स अ यूटिलिटी बिल फॉर अ कस्टमर ऑन द स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन ऑफ द बैंक। तो जो कैश बुक पासबुक से रिलेटेड क्वेश्चन है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो आपका एक चैप्टर है यहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं थ्योरेटिकल रिलेटेड टू बीआरएस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं बीआरएस के। उसके बाद आपके पास यहाँ से कैश बुक और पासबुक के बारे में बेसिक बेसिक बातों से भी क्वेश्चन देखा है, तो आप बीआरएस को अच्छे से कवर अप करेंगे, ठीक है ना जी। तो ये बोल रहे हैं कि अगर कोई डायरेक्ट पेमेंट बैंक ने की है कस्टमर के ही स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन पर, तो उसकी वजह से क्या होगा। अगर बैंक ने कोई डायरेक्ट पेमेंट की है, इसका मतलब पासबुक का बैलेंस माइनस हुआ है, लेकिन कैश बुक में अभी इसकी कोई एंट्री नहीं हुई है, तो पासबुक का बैलेंस कैश बुक के बैलेंस से कम आएगा। पासबुक बैलेंस इज ग्रेटर देन द कैश बुक बैलेंस, कैश बुक बैलेंस इज ग्रेटर देन द पासबुक बैलेंस, पासबुक कैश बुक बैलेंस इक्वल है, इंफॉर्मेशन इनसफिशिएंट है, तो कैश बुक का बैलेंस आपका ज्यादा आएगा देन द पासबुक बैलेंस, क्योंकि पासबुक में ऑलरेडी ये ट्रांजैक्शन माइनस हो चुकी है, बट कैश बुक में अभी ये ट्रांजैक्शन माइनस नहीं हुई है। क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। AS5 की बात कर रहा है। AS5 जो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी से रिलेटेड AS है। अब AS की बात कर रहा है, तो AS से तो आपको पता है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नंबर्स से आपके पास बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है कि AS5 में बताओ इनमें से कौन सी चीजें कवर्ड हैं। देन आपके पास कई बार ऑप्शन क्वेश्चन में आपको AS का डिस्क्रिप्शन दिया होता है, आपको ऑप्शंस दिए होते हैं कि कौन सा AS नंबर है इसका, तो आपको मोटे मोटे AS भी याद करने हैं, जिसमें आपको सिंपल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो पहले वाले थे वो भी, और जो नई लिस्ट है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की इंड AS वाली, वो भी आपको कवर अप करनी है। तो AS5 जो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी से रिलेटेड AS है, उसमें कौन से सर्कमस्टांसेस इंक्लूड हैं, कब कब आप चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी कर सकते हो। व्हेन रिक्वायर्ड बाय द स्टैचू, बिल्कुल जो आपके लॉ की रिक्वायरमेंट है, लॉ के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप पेमेंट जो चेंजेस है वो कर सकते हो। फॉर कंप्लायंस विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ऑब्वियसली यस। इफ इट रिजल्ट्स इन द मोर एप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन, यस। अगर आपकी अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स और ज़्यादा अच्छे से प्रेजेंट हो सकती हैं, तो बिल्कुल आप अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज लेकर आ सकते हो। बट प्रॉफिट को एनहांस करने के लिए अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज लाना इज नॉट अ वैलिड रीजन, जो कि AS5 में नहीं गिवन है। तो यानी आपका 1, 2 एंड 3 ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। क्लियर है। आगे बात करते हैं। कोई सॉफ्टवेयर खरीदा आपने डिजाइनिंग के लिए, यानी ये क्वेश्चन आपका कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है। तो कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से भी क्वेश्चन ऑन एंड ऑफ बेसिस पर एग्जामिनेशन में आ रहा है। बहुत छोटा सा, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, तो आप इसको कवर अप कर कर अपने एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन को, दो क्वेश्चन को सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर कोई सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग की है आपने 5 लाख की, तो सॉफ्टवेयर परचेज किया है आपने डिजाइनिंग के लिए, तो ये जो सॉफ्टवेयर खरीदा है ये आपके लिए रेवेन्यू, डे टू डे एक्सपेंस तो नहीं है,
ये ऐसा एक्सपेंस है जो कि आपका लॉन्ग टर्म का बेनिफिट आपको देगा, तो आप इसको डायरेक्टली एसेट्स में ऐड कर कर चलोगे, यानी आपका ऑप्शन सी यहाँ पर अप्रोप्रिएट होगा। क्यों? क्योंकि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इट इज अ टाइप ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। AS9 से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। अब आपको बताना है AS9 किस चीज से डील नहीं करता। हमें ये तो पता है AS9 रेवेन्यू से रिलेटेड AS है, लेकिन AS9 एक ऐसे रेवेन्यूज हैं जिनसे डील नहीं करता। रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स ऑफ गुड्स बिल्कुल इंक्लूडेड है। रेवेन्यू फ्रॉम रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज बिल्कुल इंक्लूडेड है। रेवेन्यू फ्रॉम यूज ऑफ enterprise resources, these are also included, but revenue from construction contract यहाँ पर include नहीं है, ये आपके AS7 के अंदर include किया गया है। यानी आपका ऑप्शन जो है वो यहाँ पर क्या होगा? डी होगा। डी में जो AS9 है उसके अंदर आपका कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट वाला रेवेन्यू इंक्लूड नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं। एक पार्टनर या ओनर की a partner or owner is treated as the creditor to the extent of his or her capital contribution in the business। अब देखो ये अकाउंटिंग कंसेप्ट से क्वेश्चन आया कि किसी पार्टनर या ओनर को बिजनेस का क्रेडिटर क्यों कहा जाता है, किस कंसेप्ट की वजह से ये क्रेडिटर बन जाता है, जितना भी उसने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है लायबिलिटी बन जाता है, तो ये बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट की वजह से होता है। ये कंसेप्ट कहता है कि बिजनेस और ओनर दोनों क्या है? ये दोनों सेपरेट है, और जो ट्रांजैक्शंस हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड की जाएंगी, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड नहीं की जाएंगी। तो जितना भी पैसा ओनर ने बिजनेस में लगाया है इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल, वो इस बिजनेस के लिए क्या है? एक लायबिलिटी है जो उसे बिजनेस को अपने ओनर को वापस करनी है। कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट तो कंसेप्ट ऑफ प्रूडेंस है, जो अभी हमने डिस्कस किया है कि ऑल एंटिसिपेटेड लॉसेस should be accounted, all anticipated gains should be ignored। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट कहता है कि बिजनेस विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्गर पीरियड इन फ्यूचर, बिजनेस के फ्यूचर में शट डाउन होने के कोई भी चांसेस नहीं है। तो ट्रांजैक्शंस इसी बेसिस पर रिकॉर्ड की जाती हैं कि बिजनेस एक कॉन्टिन्यूइंग एंटरप्राइज है। और वहीं पर कॉस्ट कंसेप्ट, जिसको हम हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट भी बोलते हैं, ये ट्रांजैक्शंस या एसेट्स की वैल्यू को हिस्टोरिकल कॉस्ट यानी जिस वैल्यू पर एसेट्स को खरीदा गया है उसी वैल्यू पर रिकॉर्ड करने की बात करता है। क्योंकि जो आपकी वो वैल्यूज हैं दोज आर ऑब्जेक्टिव, दोज आर वेरीफाइबल, है ना, आप उन्हें वेरीफाई कर सकते हो। अगर आप मार्केट वैल्यू पर रिकॉर्ड करने लग जाओगे तो आपकी ट्रांजेक्शन्स के अंदर जो है वो उसमें फ्रॉड्स होने के चांसेस, मैनिपुलेशन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। सो यहाँ पर जहाँ एक ऐसा कंसेप्ट जहाँ पर ओनर और बिजनेस को अलग अलग ट्रीट किया जाता है, वो कौन सा कंसेप्ट है? वो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 एक और कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। व्हेन अ वॉल क्लॉक इज रिटन ऑफ एज एन एक्सपेंस इन द सेम अकाउंटिंग पीरियड, आपने वॉल क्लॉक खरीदी, चाहे वो लॉन्ग टर्म यूज के लिए एसेट है, फिर भी आपने उसको सेम अकाउंटिंग पीरियड में राइट ऑफ कर दिया, तो किस अकाउंटिंग कंसेप्ट की वजह से ऐसा किया? ये आपने मटीरियलिटी की वजह से किया, जिसमें कौन सी आइटम कितनी मटीरियल है ये डिसाइड किया जाएगा, है ना। अब ये वॉल क्लॉक एक ऐसे बिजनेस के अंदर लगाई गई जहां पर जो है इस वॉल क्लॉक की वर्थ एज एन एसेट कंसीडर नहीं की जा सकती है, तो इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानकर इसे मटेरियलिटी कंसेप्ट के हिसाब से हमने इसको एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कंसीडर कर लिया। मैचिंग कंसेप्ट क्या कहता है? मैचिंग कंसेप्ट कहता है कि आप अपने एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज को मैच कर कर चलो, ठीक है ना, कि आप बिजनेस में जब रेवेन्यूज को रिकॉर्ड कर रहे हो तो जिस अकाउंटिंग पीरियड में आप अपने रेवेन्यूज को रिकॉर्ड कर रहे हो उसी अकाउंटिंग पीरियड में उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस को भी आपको रिकॉर्ड करना है। क्लियर? रियलाइजेशन कंसेप्ट जो है वो रेवेन्यू रियलाइजेशन की बात कर रहा है कि रेवेन्यू को कब रिकॉग्नाइज किया जाएगा। तो रेवेन्यू को कब रिकॉग्नाइज किया जाएगा? जब आपका टाइटल ऑफ ओनरशिप जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा टू द बायर, ठीक है ना, जब आपका टाइटल ऑफ ओनरशिप ट्रांसफर कर दिया जाएगा टू बायर। कंजर्वेटिज्म प्रूडेंस कंसेप्ट है, दो बार हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं।
अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो देखिए फिर से जर्नल एंट्री का एक क्वेश्चन आ रहा है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला है कि जर्नल एंट्री की तैयारी आप पक्की रखेंगे। क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल है। उन्होंने बोला है एन अकाउंटेंट पासेस अ जर्नल एंट्री डेबिटिंग एन एक्सपेंस अकाउंट। आपको जर्नल एंट्री भी बता रखी है कि एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट कर दिया था और एक्सपेंस पेबल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया था। बट जो अकाउंटेंट है वो नरेशन लिखना भूल गया, तो इसमें करेक्ट जर्नल एंट्री कौन सी होगी? अगर आप ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शंस के हिसाब से जहां एक्सपेंस डेबिट हो रहा है और एक्सपेंस पेबल क्रेडिट हो रहा है वो एक ही केस है, राइट? बट नरेशन की अगर मैं बात करूं तो आपने इस साल के एक्सपेंस को इंक्लूड किया, आपने एक्सपेंस पेबल। पेबल का मतलब क्या है? आपका ये पर्टिकुलर एक्सपेंस जो है ये आउटस्टैंडिंग है ना? इस एक्सपेंस की पेमेंट अभी आपने करनी है, बट ये एक्सपेंस इस पीरियड से, इस ईयर से बिलोंग करता है, तो आपने चाहे उसकी पेमेंट अभी नहीं करी है, आप उसको इस साल की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इंक्लूड कर कर चलोगे। दैट इज वाई आपने यहाँ एक्सपेंस की वैल्यू को बढ़ाया है विद द अमाउंट दैट इज आउटस्टैंडिंग। तो आपके पास बीइंग एक्सपेंस पेबल फॉर द ईयर इसकी जर्नल एंट्री हो जाएगी, नरेशन हो जाएगी, यानी आपका ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि जो पेबल, जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो इसी साल को बिलोंग करता है, तो इस साल को बिलोंग करने की वजह से हमने इसकी वैल्यू को इस साल के एक्सपेंस की वैल्यू में इंक्लूड किया है। कहीं ना कहीं आपका मॉड्यूल बी में जो आपका एक कंसेप्ट है रिलेटेड टू एडजस्टमेंट एंट्रीज, उसको भी यहाँ पर कवर अप किया जा रहा है ना? तो मॉड्यूल ए मॉड्यूल बी का मिक्सचर आप इस क्वेश्चन को कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन आया जर्नल एंट्री का, जहां पर उन्होंने बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन से रिलेटेड जर्नल एंट्री की बात की है। देखिए बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन क्या है? जिसके पास बिल्स रिसीवेबल है ना, हु इज द ड्रॉर ऑफ द बिल, उस उसने क्या किया, सिर्फ अपने बैंक से एक सर्विस ली है कि वो बैंक को अपना बिल पकड़ा के आया है कि मेरे बिहाफ पर इस पेमेंट को कलेक्ट कर लेना, नथिंग एल्स। तो जब इस बिल को ड्रॉ किया गया, जब ये बिल ड्रॉ किया गया, तो ड्रॉर की बुक्स में क्या एंट्री की गई? उस टाइम पर ड्रॉर की बुक्स में क्या एंट्री की गई? बिल ड्रॉ करने के टाइम पर एंट्री की गई बीआर अकाउंट जो है आपका डेबिट हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए बिल्स रिसीवेबल है, और क्रेडिट क्या हो जाएगा? जो भी आपका ड्रॉई है उसका अकाउंट। ठीक है, फिर इसके बाद जब आपका बिल सेंट फॉर कलेक्शन होगा, जब आप बैंक में भेजोगे कलेक्शन करवाने के लिए, तो आप एंट्री करोगे बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ठीक है जी। जब इससे आपको पेमेंट रिसीव होगी, जब इससे आपको पेमेंट रिसीव होगी, तो उस टाइम पर आप एंट्री कर दोगे बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक में पैसा आ रहा है तो बैंक डेबिट हो जाएगा। एंड आपका बिल सेंट फॉर कहाँ से आ रहा है? इस अकाउंट से आ रहा है, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट, तो ये क्रेडिट हो जाएगा। अभी हमसे इस एंट्री के बारे में पूछा है, यानी कि मेरा ऑप्शन सी बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल यहाँ पर एप्रोप्रिएट आंसर रहेगा, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18 सीओजीएस सेल्स आपको क्वेश्चन में गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो आपको निकालनी है। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो समझकर आप इसको सी मॉड्यूल का क्वेश्चन भी कह सकते हैं, और ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेशन कंसिडर कर कर आप इसको बी मॉड्यूल का क्वेश्चन भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? सेल्स माइनस सीओजीएस, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल्स कितनी है? 1,30,200। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मेरे पास कितनी है? 70,800। यानी कि आपके पास यहाँ पर माइनस कर कर कितना अमाउंट आ जाएगा? इट विल बी 400 एंड 22 120, नो, this will be 400 and 59,400। ठीक है, तो जब आप ग्रॉस प्रॉफिट रेशो कैलकुलेट करोगे तो आपका फॉर्मूला क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट
बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100, है ना। सेल्स का मतलब क्या है? सेल्स का मतलब आपके पास नेट सेल्स है। तो आपके पास कैलकुलेशन कर कर क्या आंसर आएगा? इट विल बी ग्रॉस प्रॉफिट 59,500 डिवाइड बाय सेल्स ऑफ 1,30,200। तो आपके पास कैलकुलेशन कर कर आंसर आएगा 45.62%, यानी कि आपका ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर है? तो आपने यहाँ से क्या देखा? आपने देखा कि एक टॉपिक जो कि आपका सीओजीएस की कैलकुलेशन से रिलेटेड टॉपिक है मॉड्यूल बी में, जिसमें हमने ग्रॉस प्रॉफिट सीओजीएस कैलकुलेट किया था, इन्वेंट्री वैल्यू की थी। ये तीनों ही टॉपिक आपको कवर अप करने हैं। बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस इन फॉर्मूलाज को आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 19 शेयर प्रीमियम के अमाउंट की यूटिलाइजेशन की बात कर रहा है, यानी जो शेयर कैपिटल वाला हमारा चैप्टर है उसके थ्योरी, उसके जर्नल एंट्रीज आपको कवर अप करनी है। इसकी जर्नल एंट्रीज और इसका जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो आपको कवर अप कर कर चलना है। आपको बिल्कुल भी इसको स्किप नहीं करना है, क्वेश्चन आपको पेपर में जरूर मिलेगा यहाँ से। तो वो कह रहे हैं शेयर प्रीमियम का अमाउंट आप यूटिलाइज कहाँ कहाँ नहीं कर सकते। देखिए, शेयर प्रीमियम का अमाउंट जो है, जो आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम रिसीव हो रहा है शेयर्स पे, वो कुछ ही जगह पर यूज हो सकता है। जैसे कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए, जैसे कि बोनस शेयर्स को इशू करने के लिए, जैसे कि प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स पे करने के लिए, जैसे कि बाय बैक ऑफ शेयर्स के लिए। ठीक है ना। तो कभी भी आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए शेयर प्रीमियम के अमाउंट को यूज नहीं करोगे, यानी आपका ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 20। अब ये क्वेश्चन नंबर 20 जो है, ये आपका फॉर्मेटिंग से रिलेटेड है। आई वुड से कि जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, कौन सा अकाउंट, कौन सा अमाउंट कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट्स आपको क्लियर होने चाहिए। बेसिक बेसिक सी बातें हैं, अब 2-3 बार फॉर्मेट्स को पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएंगे, है ना। तो कौन सा अमाउंट कहाँ लिखा जाएगा वो आपको क्लियर होना चाहिए। लिखा है, न्यूली एस्टैब्लिश कंपनी मेसर्स हॉरिजन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड प्लान्स टू सेट अप अ लार्ज मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, और इनको इनिशियल इन्वेस्टमेंट चाहिए 100 करोड़ रुपीस की लैंड में, लैंड बिल्डिंग और मशीनरी में। प्रोजेक्ट से वी आर एक्सपेक्टिंग कि आपको अच्छे रेवेन्यूज मिलेंगे। तो ये कौन सा सोर्स ऑफ फाइनेंस यहाँ पर अप्रोप्रिएट रहेगा? तो देखिए, लॉन्ग टर्म आपने जो है आपको पैसा चाहिए, तो लॉन्ग टर्म फंड्स से जो पैसा है वही आपके लिए सुटेबल रहेगा, यानी कि लॉन्ग टर्म डिबेंचर्स और इक्विटी से जो पैसा आपके पास आएगा, दैट इज ऑप्शन सी। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 21, बैलेंस शीट इक्वेशन का एक छोटा सा टॉपिक है, उससे आपका क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ रहा है। ट्रेंड्स को जब देखा गया तो वी हैव सीन कि जो आपके पास क्वेश्चन है रिलेटेड टू न्यूमेरिकल्स ऑफ बैलेंस शीट इक्वेशन, एंड जो आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है इस तरीके का कि इंक्रीज डिक्रीज को आपको असेस करना है, वो दोनों ही टॉपिक्स आपके जो हैं वो बैलेंस शीट इक्वेशन में कवर अप हो जाएंगे। तो क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन will result in a decrease in an asset and simultaneous increase in the asset? तो हम चारों ही जो ट्रांजेक्शन है उनमें इंक्रीज डिक्रीज को देख लेते हैं। तो क्या है, डेटर का बैलेंस 25,000 का आपने कैश देकर सेटल कर दिया, तो इससे क्या होगा? इससे आपके डेटर्स कम हो जाएंगे, है ना, और इससे आपका कैश का बैलेंस बढ़ जाएगा, यानी कि ओवरऑल एसेट के ऊपर इसका कोई भी इम्पैक्ट जो है वो नहीं आएगा। तो लायबिलिटीज पे तो बिल्कुल ही नहीं है, तो ये तो आपके आंसर में नहीं आएगी। सेकंड ट्रांजेक्शन जो है, जहां पर लिखा है कि गुड्स वर्थ रुपीज 40,000 आर परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम अ सप्लायर। अगर आपने क्रेडिट पर गुड्स खरीदे हैं तो इसकी वजह से आपका स्टॉक का बैलेंस बढ़ जाएगा, है ना, यानी कि आपका एसेट का बैलेंस यहाँ पर बढ़ जाएगा। और अगर आपने क्रेडिट पर खरीदे हैं तो आपके जो क्रेडिटर्स हैं वो आपके बढ़ जाएंगे, यानी आपकी लायबिलिटी बढ़ जाएगी। क्वेश्चन में पूछा था एसेट डिक्रीज होनी चाहिए, लेकिन यहाँ मेरी एसेट इंक्रीज हो रही है, तो ये भी मेरा सुटेबल ऑप्शन नहीं होगा। तो चलिए पार्ट सी को डिस्कस कर लेते हैं। पार्ट सी क्या है कि एक बिल्स रिसीवेबल 30,000 का डिसऑनर हो गया और आपको अमाउंट देना है अब क्रेडिटर को, है ना। अगर आपका बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर हो गया, यानी आपकी जो लायबिलिटी एसेट है वो आपकी डिक्रीज हो गई है,
बिल्स रिसीवेबल डिक्रीज हुआ तो एसेट डिक्रीज हो गई, और डिसऑनर हुआ तो, और अब आपने किसी क्रेडिटर को जिसके पास अब ये बिल है उसको अब आपने पैसे देने हैं, तो आपकी लायबिलिटी यहाँ पर बढ़ जाएगी क्रेडिटर की। तो एसेट का डिक्रीज और लायबिलिटी का इंक्रीज, यानी आपका ऑप्शन सी यहाँ पर आंसर बनेगा। ऑप्शन डी में मशीनरी परचेज की है 1,50,000 की, तो आपकी ओवरऑल जो एसेट्स हैं उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि आपने मशीनरी जब परचेज की तो मशीनरी का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, और ऑन द सेम हैंड आपका बैंक का बैलेंस डिक्रीज हो जाएगा सेम अमाउंट से। क्वेश्चन नंबर 22 आपका शेड्यूल्स ऑफ बैंकिंग कंपनी से रिलेटेड है। 17 आपके पास शेड्यूल्स हैं, आप सब शेड्यूल नंबर्स को याद कर लीजिए, कोई ना कोई शेड्यूल आपको पेपर में मिल जाएगा। जैसे कि रेंट, टैक्सेस एंड लाइटनिंग, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ऐसे ऐसे जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं वो कौन से शेड्यूल में आते हैं। तो देखिए, अगर मैं शेड्यूल्स की बात करूं तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का जो शेड्यूल है वो शेड्यूल नंबर 16 है, यानी कि मेरा आंसर भी यहाँ पर जो है वो शेड्यूल 16 से रहेगा। शेड्यूल नंबर जो 11 है ये अदर एसेट से रिलेटेड हमारे पास एक शेड्यूल है, तो यहाँ पर अदर एसेट्स आएंगी। शेड्यूल 6 जो है दिस इज फॉर बैलेंस, बैलेंस इन कैश एंड आरबीआई के पास जो हमारे पास बैलेंस है हमारा वो आ जाएगा। और जो शेड्यूल नंबर 13 है ये आपका इंटरेस्ट अर्नड से रिलेटेड शेड्यूल है, तो आपका आंसर ऑप्शन सी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23 ट्रेडिंग अकाउंट की प्रिपरेशन, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप फॉर्मेट्स एक बार पढ़ लेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी कि ट्रेडिंग अकाउंट्स की प्रिपरेशन के लिए कौन सी आइटम को आप करेक्टली क्लासीफाई करोगे ऑन द डेबिट साइड, ठीक है ना, पर्पस नेचर समझकर। ट्रेडिंग अकाउंट यानी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड एक्सपेंसेस आपके यहाँ पर रिकॉर्ड किए जाते हैं, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेजेस, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस, सेल्स आपकी यहाँ पर रिकॉर्ड होती हैं अपार्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। तो ये बोल रहे हैं कि डेबिट साइड क्या क्या आएगा, क्लोजिंग स्टॉक हेल्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, ये आता ट्रेडिंग में ही है लेकिन दिस इज ऑन द क्रेडिट साइड। ग्रॉस लॉस भी आपका ट्रेडिंग का पार्ट है लेकिन ये भी आपका क्रेडिट साइड पर होता है। कैरियज इनवर्ड्स ये आपके पास क्या है, डेबिट साइड है, एक मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड एक्सपेंस है, गुड्स को अपने पास लाने तक का खर्चा है। अगर आपको सप्लायर से कोई डिस्काउंट रिसीव हुआ है ये एक तो क्रेडिट साइड आएगा, और एक ये पी एंड एल में आएगा, ये ट्रेडिंग में नहीं आएगा, यानी मेरा ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। 24th क्वेश्चन कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड है, तो कैश फ्लो के क्वेश्चंस भी एग्जामिनेशन में देखने को मिल रहे हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपको थ्योरेटिकल यानी कि ये क्लासिफिकेशन वगैरह आपको क्लियर होनी चाहिए कि ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग में कौन से अमाउंट जाते हैं, इन्हीं से बेस्ड छोटा मोटा कोई न्यूमेरिकल भी क्वेश्चन में कई बार पेपर में आ जाता है। तो यहाँ पर आपको कैश फ्लो एक्टिविटी में क्लासिफाई करना है, टाइप बताना है, कैश पेमेंट टू एंड ऑन द बिहाफ ऑफ एम्प्लॉयज, रूटीन रेगुलर नेचर का खर्चा है, तो ये मेरे लिए क्या होगा, ये मेरे लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी। और अगर मैंने अपने जो है एंटिटी के शेयर्स को रिडीम किया है तो शेयर से रिलेटेड, लॉन्ग टर्म फंड्स से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं वो सारी क्या है, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ जिन्हें हम बोलते हैं, ठीक है ना, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसके अलावा एक और एक्टिविटी होती है जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में एसेट से रिलेटेड सारी चीज़ें आएंगी, जहाँ जहाँ हमने इन्वेस्ट कर रखा है, तो एसेट को परचेज किया, एसेट को सेल किया, डिस्काउंट रिसीव किया, इंटरेस्ट रिसीव किया, वो इन्वेस्टिंग का पार्ट रहेगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में मेरा ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन रहेगा। क्लियर है। तो लास्ट जो हमारा क्वेश्चन है आज के सेशन का, दैट इज क्वेश्चन नंबर 25 कि एक कंपनी ने 1000 शेयर्स इशू किए, 10 रुपीज का एक शेयर था, ठीक है जी, जिसकी पेमेंट ऐसे हो रही है, एप्लीकेशन पे 5 रुपीज, अलॉटमेंट पे 3 रुपीज एंड फाइनल कॉल पे 2 रुपीज। एप्लीकेशन 2000 शेयर्स की रिसीव हुई और अलॉटमेंट आपने सिर्फ 1000 शेयर्स को ही दी, बाकी के शेयर्स का आपने पैसा वापस कर दिया। तो क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि एप्लीकेशन का अमाउंट कितना आया और अमाउंट कितना रिटर्न हुआ, तो ये भी आपका इशू ऑफ शेयर जो आपका शेयर कैपिटल वाला चैप्टर है वहां से क्वेश्चन है। एप्लीकेशन अमाउंट तो देखो जितनी एप्लीकेशन आपके पास आई हैं सबके ऊपर आपको एप्लीकेशन मनी आई है, यानी कि 10,000 रुपीज आपके पास आए हैं। और अगर मैं रिटर्न अमाउंट की बात करूं तो आपने कितने शेयर्स का पैसा वापस किया, आपने 1000 शेयर्स का पैसा वापस किया, कितने रुपए थे एक शेयर के, 5 रुपए थे, तो 5,000 रुपए आपने वापस कर दिए हैं, यानी आपका ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा।
सो मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स को अगर मैं डिस्कस करूं तो मॉड्यूल ए से रेपिटेटिव बेसिस पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, जर्नल एंट्रीज जो कि गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग से के आसपास चलती हैं वो आपकी एंट्रीज, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, टाइप्स ऑफ एरर्स जिसमें आपके पास आ रहे हैं, रेक्टिफिकेशन एंट्री पूछी जा रही है, सस्पेंस अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में मैंने आपको बताया थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ रहे हैं, जर्नल एंट्रीज आ रही हैं, टर्म्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डेप्रिसिएशन का थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल तीनों मेथड्स को अच्छे से कवर अप करेंगे, एएस नंबर याद रखेंगे। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, कैश बुक के बारे में, पासबुक के बारे में, पेटी कैश बुक के बारे में, और बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या होती है, कैसे बनती है, उसका थ्योरेटिकल, उसका न्यूमेरिकल, सब कुछ। कैपिटल रेवेन्यू का छोटा मोटा क्वेश्चन आ सकता है, डिस्टिंक्शन बेस्ड, या फिर क्लासिफाई करना होगा आइटम को कि ये कैपिटल है या फिर रेवेन्यू है। क्लियर। उसके अलावा मॉड्यूल बी के जो मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स हैं वो क्या है, बैलेंस शीट इक्वेशन, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल जो हमारी इक्वेशन है उससे क्वेश्चन आ रहा है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ रहा है जहां पर आपको पूछ रहे हैं कि पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन का एसेट और लायबिलिटी के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है, इंक्रीज डिक्रीज से रिलेटेड। बैलेंस शीट, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट आप पढ़ेंगे, देन कैश फ्लो स्टेटमेंट आप कवर अप करेंगे, शेयर्स वाला टॉपिक करेंगे जहां पर जर्नल एंट्री और थ्योरेटिकल कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। आपको इसके साथ साथ जो कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम्स हैं, कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस हैं जो, उनके ऊपर भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है, बट ये जो टॉपिक्स हैं ये रेपिटेटिव बेसिस पर एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं। ठीक है ना। बैंकिंग कंपनी के शेड्यूल्स भी आप याद कर सकते हैं जो बैंकिंग कंपनी के अकाउंट्स में शेड्यूल को यूज किया गया। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडे सेशन। यही सब था मेरे पास आपके को बताने के लिए। और हमने आज 25 क्वेश्चंस को डिस्कस किया जो कि मॉड्यूल ए और बी से रिलेटेड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस जो हैं हमने एग्जामिनेशन में देखे हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग मॉड्यूल सी और डी के मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो अब बारी आती है उन कोर्सेज की जिनके बारे में मैंने आपको इस सेशन की स्टार्टिंग में बताया था। टू एनरोल इन दोज कोर्सेज आपको क्या करना है, आपको एडुटैब की वेबसाइट पर जाना है, edutap.in। कोर्सेज सेक्शन में जाएंगे, JIB कोर्सेज पर आप जाकर क्लिक करेंगे, साइड से स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको सभी कोर्सेज यहाँ पर विजिबल होंगे। आई वाज टॉकिंग अबाउट द बैंकर्स कैप्सूल कोर्स जो जहाँ पर आपको रिकॉर्डेड वर्जन्स मिल रहे थे। सभी क्लासेस के रिकॉर्डेड वर्जन्स मिल जाएंगे, मॉड्यूल्स के मॉड्यूल वाइज आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी। अपनी कन्वीनियंस फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से आप अपने सिलेबस को कवर अप कर सकते हैं। बैंकर्स कैप्सूल कोर्स आपको कंबाइंड और इंडिविजुअल सब्जेक्ट स्पेसिफिक कोर्स भी मिल जाएगा, बहुत ही नॉमिनल चार्ज में आपका सिलेबस कवर अप हो जाएगा। देन सुपर क्रैश कोर्स अवेलेबल है, चारों ही सब्जेक्ट का इंडिविजुअल भी और कंबाइंड बेसिस पर भी, जहां पर आपको पर सब्जेक्ट 6 लाइव क्लासेस में आपके सिलेबस के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करवाए जाएंगे। एंड देन देयर इज अ टेस्ट सीरीज जहां पर अगर आपकी एग्जाम प्रिपरेशन हो चुकी है तो आप इस टेस्ट सीरीज की हेल्प से अपनी एग्जाम प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। इन कोर्सेज में एनरोल करते टाइम प्रिवेलेंट डिस्काउंट कूपन को लगाना ना भूले ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट अवेलेबल हो पाए, राइट। आज के सेशन से रिलेटेड डाउट्स क्वेरीज आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। और हाँ, आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था, उस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। फॉर एनी काइंड ऑफ डाउट्स क्वेरीज यू कैन कॉल अस ऑन 8146207241 और email us at hello@edutap.co.in। इसी तरीके से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, एग्जामिनेशन की तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड बाय बाय।